हेलो स्टूडेंट, मैं एम शहनशाह स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट ई क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th के लिए हम लेकर आए हैं संपूर्ण गणित का फॉर्मूला यानी कि सूत्र, यानी गणित के जितने भी सूत्र क्लास 10th के मैथ में हैं उन सभी सूत्रों को इस एक ही वीडियो में आपको मिलने वाला है। ये वीडियो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और इसमें जितने सारे फार्मूलाज हैं इन सभी को आप याद कर लीजिए। पूरा गणित का जितना भी सवाल है आप इन सारे फार्मूला से ही बना सकते हैं। और इस आधार से अगर हम बात करें तो यह जो फार्मूला है ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव के प्रश्न में भी आ सकते हैं, इसलिए आप 1 नंबर वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अगर फार्मूला से अगर पूछे जाते हैं और अगर आप उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देखे होंगे कि यहाँ पे जो है हम एक हेडिंग बनाए हुए हैं गणित के सभी सूत्र, ठीक है। इसमें जो आपका सबसे पहला जो चैप्टर है वो है आपका वास्तविक संख्या, ठीक है। तो इस चैप्टर से जितना भी फॉर्मूला बनना चाहिए वो जो है मैंने लिया है। तो हम जो है यहाँ पे जो पहला फॉर्मूला लिए हैं वो हमारा है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, ठीक है। अगर हम भाज्य को a मान लें, ठीक है, और भाजक को b मान लें, भागफल को q मान लें, शेषफल को r मान लें, तो यहाँ से क्या होगा, हम ये कह सकते हैं दूसरा नंबर में कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ की q जो है नॉट इक्वल 0, यानी भागफल कभी 0 नहीं होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे बढ़ेंगे और तीसरा जो है हमारा वो देखेंगे। तो तीसरा हमने यहाँ पे लिया है कि भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल बटे भागफल, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा फॉर्मूला हो गया। और चौथा है हमारा भागफल बराबर भाज्य माइनस शेषफल बटे भाजक, ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और फिर अगला देखते हैं। 5 नंबर जो हमारा सूत्र है वो है हमारा कि दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, तो आपको पता ही होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मौ 100 गुना लौ 100, यानी HCF गुना LCM, ठीक है। तो इस आधार से अगर देखें तो 5वां नंबर जो हमारा सूत्र बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो ये बन रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौ 100 गुना लौ 100, या अगर हम उन संख्याओं को a और b मान ले तो फॉर्मूला हो जाएगा a इंटू बी इक्वल टू HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद 6ठा नंबर जो हमारा सूत्र है वो ये है कि अगर हमें मौ 100 लौ 100 और दूसरी संख्या प्राप्त है तो हम पहली संख्या कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होगा मौ 100 गुना लौ 100 बटे दूसरी संख्या। उसी तरह से अगर आपको पहली संख्या पता है, मौ 100 लौ 100 पता है, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर मौ 100 गुना लौ 100 बटे पहली संख्या। और उसके बाद अगर हम अगला देखें तो अगला अगर आपको मौ 100 निकालना हो, पहली संख्या दूसरी संख्या और लौ 100 पता हो, तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे लौ 100। और फिर अगर हम अगला देखें तो इसमें हमारा 9 नंबर जो सूत्र है वो ये है कि अगर आप लौ 100 निकाल रहे हैं तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे मौ 100। इस आधार से आपको बिल्कुल ही आसान कर दिया गया, प्रत्येक सूत्र को यहाँ लिख दिया गया। हालांकि आप एक ही सूत्र से सारा फॉर्मूला को बना सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ये पहला वाला सूत्र अगर आप याद कर लेते हैं, ये जो पहला वाला सूत्र है, तो इस सूत्र से ही आप क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा पहला वाला 5 नंबर का जो सूत्र है, अगर आप इस सूत्र को याद कर लेते हैं तो इसी सूत्र से आप सारा फॉर्मूला को अपने आप बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। अब जो है हमारा दूसरा चैप्टर आता है, दूसरा चैप्टर है हमारा बहुपद, ठीक है। तो बहुपद जो है हमारा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो इस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव बनने वाला है वो हम इस वीडियो में ज़रूर देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं पेज को। उसके बाद हम देखते हैं सबसे पहला जो हमारा
सबसे पहला जो हमारा इसमें, सॉरी कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये चैप्टर है हमारा दूसरा वाला, जिसका नाम है बहुपद, ठीक है। तो बहुपद से जितना भी ऑब्जेक्टिव बनने वाला है उसे हम जरूर देखेंगे इसमें, ठीक है। तो पहला हमारा जो है वो ये हो गया कि अगर आपसे रैखिक बहुपद का रूप अगर पहचानने के लिए आपके एग्जाम में पूछता है तो आप सीधा जानते भी होंगे, पढ़े भी होंगे कि जिस बहुपद का घात 1 होता है उसे हम रैखिक बहुपद बोलते हैं, ठीक है। तो इस आधार से यहाँ पर अगर आप देखें तो रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, ax + b, यानी कि यहाँ पे घात क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। 11वां नंबर हमारा हो जाएगा कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो देखिए रैखिक बहुपद में घात 1 होते हैं और द्विघात बहुपद में घात कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो बन जाएगा वो क्या बनेगा कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप बराबर ax² + bx + c, ठीक है, जहां घात बराबर 2 और a ≠ 0 के 2 शून्यक। और एक चीज आपको जरूर याद रखना है कि इसके जो 2 शून्यक होते हैं वो अल्फा और बीटा होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, अल्फा और बीटा, ठीक है। इसके 2 शून्यक आपको जरूर पता रखना है, ठीक है, कि अगर द्विघात बहुपद है तो उसके 2 शून्यक होंगे अल्फा और बीटा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहां से हम लोग अब जानेंगे कि अगर इनके बीच अगर द्विघात बहुपद है और अल्फा बीटा 2 शून्यक है तो शून्यकों और गुणांकों के बीच की जो सत्यता होती है उसकी जांच करने के लिए हम यहां पर 2 सूत्रों का प्रयोग कर सकते हैं, जिनमें हमारा जो पहला सूत्र हो जाएगा अल्फा + बीटा बराबर -b/a और अल्फा × बीटा बराबर -c/a, ठीक है। अल्फा × बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -c/a, सॉरी c/a, माइनस नहीं होगा, अल्फा + बीटा बराबर -b/a और अल्फा × बीटा बराबर c/a, ठीक है। तो समझ रहे हैं यहाँ से। अब आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। 14 नंबर जो हमारा है वो क्या है, तो 14 नंबर हमारा है कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा गामा है तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र, यानी कि देखिए अगर आपको 2 शून्यक दिए हुए हैं, दैट मीन्स अगर आपको 2 शून्यक में एक अल्फा दिया हुआ है एक बीटा दिया हुआ है और तब जाकर आपको ये बोल दिया जाए कि आप द्विघात बहुपद ज्ञात करें, तब जो है आप कौन सा सूत्र लगाइएगा। तो अगर आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करने हैं और आपको 2 शून्यक पता है तब आप ये सूत्र लगा सकते हैं। ये सूत्र क्या है, तो px बराबर हो गया हमारा x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा, यानी कि ये जो हमारा सूत्र है x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा, ये सूत्र का उपयोग करके हम लोग क्या करेंगे, द्विघात बहुपद के 2 शून्यकों से द्विघात बहुपद को आराम से ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है जो हमारा वो है 15वां नंबर, तो ये है त्रिघात बहुपद, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग त्रिघात बहुपद, ठीक है। तो त्रिघात बहुपद का जो हमारा व्यापक रूप होता है वो होता है ax³ + bx² + cx + d, ठीक है। और इसमें कुल कितने घात होते हैं, तो आपको याद रखना है इसमें 3 घात होते हैं। रैखिक मतलब 1 घात, द्विघात मतलब 2 घात और त्रि मतलब 3 तो 3 घात, ठीक है। और आपको ये याद रखने हैं कि इसके जो शून्यक होते हैं, त्रिघात बहुपद के जो शून्यक होते हैं वो 3 होते हैं, ठीक है। एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा, ठीक है। तो अल्फा बीटा एवं गामा ये हमारे 3 शून्यक होते हैं त्रिघात बहुपद के। अब देखिए इस त्रिघात बहुपद के जो शून्यक होते हैं इनके गुणांकों के और क्या बोलते हैं शून्यकों के जो गुणांकों होते हैं उनके बीच की जो सत्यता अगर हम ज्ञात करना चाहें तो सत्यता को ज्ञात करने के जो सूत्र होते हैं वो यहाँ पे दिया गया। जैसे कि हम लोग द्विघात बहुपद में देखे थे उसी प्रकार से त्रिघात बहुपद में भी होता है। इसके शून्यकों के गुणांकों के बीच की सत्यता, ठीक है, गुणांकों या योग के बीच की जो भी सत्यता होती है उन्हें हम इन 3 सूत्रों से देख सकते हैं। तो बिंदु बनाकर हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहला है हमारा अल्फा + बीटा + गामा बराबर -b/a। उसके बाद है हमारा दूसरा जो है हमारा वो ये है कि अल्फा × बीटा प्लस बीटा × गामा अल्फा × बीटा प्लस बीटा × गामा
प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बटे ए। यानी कि यहाँ पे आपको क्या है, शून्यकों के योग, शून्यकों के गुणनफल का योग। और ये है हमारा जो पहला वाला जो हम ले रहे थे, पहला वाला ये वाला जो हम लिए अभी आपको जो बता रहे थे कि ये है हमारा शून्यकों का योग। यानी त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे, और शून्यकों के गुणनफल का योग जो होता है उसका फॉर्मूला होता है ये अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बटे ए। उसके बाद शून्यकों के गुणनफल बराबर क्या होता है, तो माइनस डी बटे ए। तो यहाँ पे हमारा तीसरा हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटे ए। यहाँ से हम लोग समझ गए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखेंगे 16वां नंबर। ठीक है, तो चलिए 16वां नंबर देखेंगे। तो 16वां नंबर में हमारा क्या है, 16वां नंबर में है यदि किसी त्रिघात बहुपद के शून्यक, ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, यदि किसी त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा है, ठीक है, क्या क्या है यहाँ पे ध्यान देना है। अगर किसी त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा है, बीटा है, गामा है, तो त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा। जैसे कि इससे पहले अगर आपको दो शून्यक अल्फा बीटा पता है तो आप द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र देखे थे हम लोग इससे पहले, और अभी हम त्रिघात बहुपद की बात कर रहे हैं। तो त्रिघात बहुपद में जो अगर आपको शून्यक दिया हुआ रहे, तो अगर आपको त्रिघात बहुपद को ज्ञात करना है तो उसका सूत्र क्या होगा, तो उसका सूत्र होगा यहाँ पर क्या, एक्स क्यूब, देखिए ध्यान से देखना है, इसका सूत्र हो जाएगा हमारा पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, और उसके बाद फिर इंटू एक्स, इन सभी को ब्रैकेट में लेकर। तो इस आधार से जो हमारा त्रिघात बहुपद के अगर हमें ज्ञात करनी हो तो शून्यकों को लेकर हम इस सूत्र का प्रयोग करके आराम से त्रिघात बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे, और तीसरा चैप्टर है हमारे गणित में दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इस चैप्टर में हम लोग जितने भी मतलब कि ऑब्जेक्टिव बनने वाले थे ये जो है आपको इस नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। इस वीडियो में आपको सब कुछ मिलने वाला है A to Z, और हम पूरी गारंटी के साथ आपको ये कह रहे हैं 110% गारंटी के साथ हम आपको ये कह रहे हैं कि आपको इस वीडियो में जितने भी फॉर्मूले मिलने वाले हैं उन फॉर्मूला को अगर आप याद करते हैं तो कम से कम आपको बोर्ड एग्जाम में 20 से 25 मार्क्स आराम से आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद सब्जेक्टिव के लिए तो बहुत सारा सवाल होता है, उसमें जो भी फॉर्मूला अगर आप लगेगा तो यहीं से ही आप यूज़ कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा चैप्टर से हमारा 17वां नंबर जो ऑब्जेक्ट मतलब कि सूत्र बन रहा है वो ये बन रहा है कि दो चर वाले, ठीक है, दो चर वाले x और y में रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, यानी दो चरों x और y में रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, तो वो होता है हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0। एवं चूंकि देखिए दो चर वाला है, ठीक है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0। तो इस आधार से अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण का अगर व्यापक रूप आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है और पहचानने के लिए बोला जाए तो आप क्या बोलिएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0। तो इस अब हमारा जो 18 नंबर जो है हमारा, ठीक है, इसी चैप्टर से वो है कि a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 बटे b2। ठीक है, तो अगर ऐसा आपको रहे तो वह या क्या होगा, संगत होगा, या उसको हम केवल एक हल बोल सकते हैं। और इस स्थिति में अगर हम इसका ग्राफ बनाएं
तो ये रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, उसके बाद इसको हम आपको समझा सकते हैं इस तरीके से, अगर आप देखें तो थोड़ा सा हम इसको ऊपर ले लेते हैं, उसके बाद ज़्यादा बेहतर होगा समझाना। देखिए, अगर मान लीजिए कि एक समीकरण है आपका 3x, ठीक है, प्लस 2y, ठीक है, माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है, और दूसरा है हमारा 4x, ठीक है, और माइनस मान लीजिए 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसमें जो है हमारा a1 वो होगा 3, a2 वो होगा 4, b1 वो होगा 2 और b2 होगा 4, फिर यहाँ पे c1 ये 3 और c2 ये हमारा 4। तो अब जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, अगर हम मान लेते हैं a1 बटे a2 लिखते हैं, तो a1 बटे a2 लिखेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा 3 और ये 4 है, तो अब हम लिखेंगे 3 बटे 4, ठीक है। उसके बाद फिर बराबर दे दीजिए फिलहाल। उसके बाद अब आइए यहाँ b1 बटे b2, तो b1 बटे b है हमारा 2 और b2 है हमारा 4। अब अगर आप देखिए तो ये दोनों बराबर नहीं, क्योंकि 3 बटे 4 और 2 बटे 4 ये कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकते, तो ये नॉट इक्वल है। तो जब ये नॉट इक्वल है तो इस स्थिति में क्या होगा, ये इस स्थिति में ये होगा संगत, या अगर आप इसका हल कीजिएगा तो होगा केवल एक हल। और उसके बाद अगर आप इस समीकरण से अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो इसके ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है ना। तो समझ रहे हैं, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा है हमारा 19 नंबर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल c1 बटे c2, यानी a1 बटे a2 इक्वल b1 बटे b2 नॉट इक्वल c1 बटे c2। यानी इस स्थिति में जो है हमारा वो समीकरण कैसा होगा, तो समझिए जरा ध्यान से। इस स्थिति में अगर मान लेते हैं कि हम एक समीकरण ले रहे हैं कि 2x प्लस 3y प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। उसके बाद 4x प्लस 6y, ठीक है, और प्लस 4 बराबर 0। तो अगर आप इसका a1 बटे a2 करते हैं तो इसमें a1 हो गया 2 और a2 हो गया 4, ठीक है। a1 जो है हमारा ये 2 है और a2 जो है हमारा ये 4 है। तो अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 2 बटे 4, ठीक है। फिर बराबर b1 यहाँ है 3 बटे 3 और b2 है हमारा 6, ठीक है। फिर c1 है हमारा 3, ठीक है, और c2 है हमारा 4। अगर आप देखिएगा तो यहाँ से हम इसको जब कटाएंगे तो ये 1 बटे 2 हो जाएगा, इसको भी कटाएंगे तो 1 बटे 2 हो जाएगा। तो 1 बटे 2 यहाँ ये हुआ 1 बटे 2, यहाँ 1 बटे 2, लेकिन ये नहीं कटेगा। ये दोनों बराबर है लेकिन ये नहीं बराबर है, इन दोनों के बराबर ये नहीं है। तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में होगा असंगत, कोई हल नहीं। और जब आप इसका ग्राफ खींचिएगा, इस समीकरण को हल करके जब आप ग्राफ खींचिएगा तो ग्राफ में आपका ये 2 रेखाएं इस तरीके से, सॉरी हम आपको बता रहे हैं, इसको क्लियर कर देते हैं। जब आप कोई ग्राफ खींचिएगा इसका तो ये जो है ना ऐसे एक रेखा जाएगा ग्राफ में या ऐसे जाएगा, यानी दोनों रेल की पटरी जैसा बन जाएगी, ठीक है। तो इस स्थिति में दोनों एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे और इसका कोई हल नहीं निकलेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर जो है हमारा वो क्या बोल रहा है, अगर a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 ये तीनों बराबर हो जाए तब इस स्थिति में ये संगत होता है और परिमित रूप से अनेक हल इसके होते हैं और ये क्या होते हैं, संपाती। अब इस चीज को आपको समझना है। जैसे मान लेते हैं कि हम समीकरण ले लेते हैं 4m, ठीक है, 3 मत लीजिए, चलिए इसको ले लेते हैं 12n m, ठीक है। उसके बाद माइनस
मान लीजिए हम ले लिए 3n माइनस 9n प्लस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अगर आप यहाँ पे इसको हम बराबर करें 4/12, 3/9, 2/6, अगर आप इसको कटाइएगा तो ये हो जाएगा 1/3, ये भी कट जाएगा तो 1/3 और ये भी कट जाएगा तो 1/3। तो ये तीनों क्या हो गया हमारा, बराबर हो गया। जब ये तीनों बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब किसी दो समीकरण में a1/a2, b1/b2, c1/c2 सब बराबर हो तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा संगत और परिमित रूप से अनेक हल, या वो क्या होगा, समपाती। अब देखिए समपाती क्या होगा, जब आप इस समीकरण से ग्राफ हल करके ग्राफ बनाइएगा तो ग्राफ में क्या होगा, एक समीकरण का जो आप रेखा खींचिएगा, दूसरा समीकरण का जो रेखा होगा वो इसी के ऊपर चले जाएगा, ठीक है। कैसे, अगर आप ग्राफ बना रहे हैं तो आपको मान लेते हैं कि एक बिंदु यहाँ मिला पहला समीकरण से, दूसरा बिंदु यहाँ मिला, ठीक है। तो एक लाइन आप खींच दिए, फिर दूसरा समीकरण से जब आप हल करके ग्राफ मतलब कि जब आप बिंदु खोजिएगा तो हो सकता है आपको एक बिंदु यहाँ मिल जाए और दूसरा बिंदु यहाँ मिल जाए। अब देखिए ये एक ही लाइन में सब आ गया दोनों समीकरण का। इसका मतलब है कि इसके बहुत सारे हल हो सकते हैं और ऐसे रेखा को क्या बोला जाता है, समपाती बोला जाता है, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हमारा वो चैप्टर क्या है, तो वो है हमारा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण के दो प्रकार होते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक छोटा सा आपको इंट्रो दे दिए हैं हम कि द्विघात समीकरण मूलतः दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं हमारा शुद्ध द्विघात समीकरण और एक होता है मिश्रित या अशुद्ध द्विघात समीकरण, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और उसके बाद जो है हम आ जाते हैं 21 नंबर में, यानी इस चैप्टर से जो पहला हमारा सूत्र बन रहा है वो क्या बन रहा है, अगर द्विघात समीकरण में हमें विवेचक ज्ञात करना पड़े, ठीक है, यानी d ज्ञात करना पड़े तो हमें ये सूत्र का प्रयोग करना पड़ता है, b² - 4ac, ठीक है। b² - 4ac ये विवेचक निकालने का सूत्र है, ठीक है। अब अगर द्विघात समीकरण एवं मूल वास्तविक एवं असमान हो तो वह कब होता है, जब ये b² - 4ac 0 से, इस 0 से क्या हो, बड़ा हो। अगर 0 से छोटा यानी माइनस में अगर हो जाएगा तो हमारा द्विघात समीकरण मूल वास्तविक नहीं होंगे, असमान नहीं होंगे। और इस स्थिति में हम इसके मतलब कि जो क्या बोल सकते हैं, x का वैल्यू मूल नहीं ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो जब मूल अवास्तविक हो तब, ठीक है, जब मूल अवास्तविक हो तब क्या होता है, आपसे अगर हो सकता है कि आपको जो है एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ दे कि जब मूल वास्तविक हो एवं असमान हो तब, तो तब आपको याद रखना है कि फॉर्मूला क्या होगा, b² - 4ac, ठीक है, ग्रेटर देन 0, ठीक है। और जब मूल क्या हो, जब मूल अवास्तविक हो, ठीक है, मतलब थोड़ा यहां ध्यान देना है कि मूल वास्तविक एवं असमान हो तो फॉर्मूला क्या होगा हमारा, फॉर्मूला होगा ये, यानी स्थिति में ये होगा कि b² - 4ac ग्रेटर देन 0। उसके बाद जब मूल अवास्तविक हो, क्या हो, मूल अवास्तविक, तब हमारा क्या हो जाएगा, तब इस स्थिति में b² - 4ac लेस देन 0, यानी ये 0 से छोटा होगा। बात समझ रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं और आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या, तो द्विघात समीकरण के हल का सूत्र। जब मूल वास्तविक होते हैं तभी हम इसके मूल को ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है हमारा क्या,
ए स्क्वायर ax² प्लस bx प्लस c। जो ऐसा द्विघात बहुपद का सूत्र होता है बस वही चीज़ है, बस इसमें क्या लगा हुआ है, इसमें आपका इक्वल के बाद ये 0 लगा हुआ है। द्विघात बहुपद में आपका ये इक्वल का साइन और 0 का साइन नहीं होता है, ठीक है। और इसमें क्या है, हमारा जो है आपका इक्वल और 0 लगा हुआ है। तो द्विघात समीकरण जो होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। और इसका दो मूल अगर हमें ज्ञात करना हो तो उसके लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये कौन सा सूत्र है, तो ये है हमारा -b², ठीक है, माइनस b प्लस माइनस √b² - 4ac, ठीक है। ये कौन सा सूत्र है हमारा, तो जब हमें द्विघात समीकरण के दो मूल ज्ञात करने होते हैं तो उसके लिए हम क्या ज्ञात करते हैं, उसके लिए हम ज्ञात करने के लिए जो है इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, जो कि क्या है हमारा -b प्लस माइनस b² - 4ac, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अगर ये प्लस माइनस है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो है हमारा ये प्लस माइनस जो है हमारा, इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। इसी के जो दो मूल होते हैं वो कहलाते हैं अल्फा और बीटा, ठीक है। तो आप इसको अलग करके लिख सकते हैं, -b प्लस में एक बार, ठीक है, प्लस में एक बार आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, ये वाला -b प्लस √b² - 4ac बटे 2a। और एक बार आप इसको किस में लिख सकते हैं, माइनस में, -b माइनस √b² - 4ac बटे 2a। तो इस तरीके से द्विघात समीकरण के जितने भी सूत्र होने वाले थे वो सब इसमें ले लिया गया है। अब जो है हमारा अगला चैप्टर है समांतर श्रेणी, ठीक है। तो समांतर श्रेणी यानी एपी कह सकते हैं, ठीक है। तो एपी से हम यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना है कि एपी में जो होता है, प्रथम पद को ए कहते हैं, सार्वंतर को डी कहते हैं और पदों की संख्या को एन कहते हैं। अंतिम पद को एन या एल भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर आपको दूसरा पद ज्ञात करना हो तो आप उसके लिए a + d, अगर आपको तीसरा पद ज्ञात करना हो a3 तो आप a + 2d कर सकते हैं। इसी तरीके से डॉट डॉट आगे करते चलते जाइए। और अगर आप 10वां पद ज्ञात कर रहे हैं तो a10 बराबर हो जाएगा a + 9d। समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपको AP का अंतिम पद ज्ञात करना हो, ठीक है, एपी का क्या ज्ञात करना हो, अंतिम पद ज्ञात करना हो यानी an ज्ञात करना हो तो उसके लिए आप इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, an बराबर a + n - 1 × d, ठीक है। यानी इस सूत्र का प्रयोग करके आप एपी का क्या ज्ञात कर सकते हैं, एपी का आप ज्ञात कर सकते हैं अंतिम पद यानी कि an। समझ रहे हैं। अब चलिए आगे। कभी कभी प्रश्न में क्या होता है, अंतिम पद से 20वां पद, अंतिम पद से 32वां पद, ऐसा प्रश्न आता है। तो जब भी अंतिम पद से nवां पद, n के जगह में 20, 25, 30 कुछ भी हो सकता है, तो अंतिम पद से nवां पद अगर आपको बोले तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a - n - 1 × d। लेकिन आपको यहाँ गौर करना है, गौर क्या करना है कि यहाँ पे जो a होगा वो AP का अंतिम पद होगा, ठीक है। यानी a जो होगा AP का अंतिम पद, ठीक है। तो अंतिम पद से nवां पद लेने के लिए आपको AP के पीछे से आना होगा, ठीक है। यानी वहाँ a होगा हमारा अंतिम पद, बाकी बात पदों की संख्या n ही रहेगा -1 और सार्वंतर तो वही रहेगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला अब आते हैं, इसी में जब आप पढ़िएगा आगे तो आपको निकालना होगा SN यानी कि AP के पदों का योग। AP आपको दिया रहेगा और उसके पदों का योग ज्ञात करना होगा। तो SN निकालने के लिए जो है आपका इस फॉर्मूला का हम यूज़ करते हैं। SN निकालने के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, n/2 × 2a प्लस n - 1 × d, या SN बराबर 1, ये भी फॉर्मूला हो सकता है n/2 × a + l, जहां l बराबर अंतिम पद। अगर आपको पदों की संख्या, प्रथम पद और l यानी अंतिम पद पता है तो आप शॉर्ट में इस
शॉर्ट में जो है आप इस फॉर्मूला का यूज करके इसको बना सकते हैं। बहुत आसान है ये, ठीक है ना, बात समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब जो है हमारा अगला चैप्टर है वो क्या है, त्रिभुज। ठीक है, तो अगला चैप्टर जो हमारा त्रिभुज है, इससे बस मतलब कि ज़्यादा कोई फॉर्मूला इसमें यूज़ नहीं करना है हमें, क्योंकि इसमें ज़्यादातर आपको थेल्स प्रमेय को पढ़ना है और प्रमेय सब आपको याद करना है। तो हम यहाँ पर कुछ चीज़ आपको बता दी है, कुछ पॉइंट्स है जिसको आपको याद करके रखने हैं, जो आपको काम आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ों को लिए हुए हैं, जो है हमारा क्या, तो देखिए 30वां नंबर हम एक पॉइंट लिए हुए हैं कि दो ज्यामितीय आकृतियां जिनके आकार समान हो किंतु माप समान ना हो। ठीक है, दो ज्यामितीय आकृतियां जिनके आकार समान हो किंतु माप समान ना हो, वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है समरूप आकृतियां। ठीक है, आपको एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ सकता है कि दो ज्यामितीय आकृतियां जिनके आकार समान हो किंतु माप समान ना हो, वो आकृतियां क्या कहलाती है। आप ऑप्शन में रह सकता है कि सर्वांगसम कहलाती है, समरूप कहलाती है ना। इस तरीके से आपको ये जो है पूछा जा सकता है, तो आपको क्या बोलना है, समरूप कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। 31 नंबर जो है हमारा वो एक पॉइंट है कि दो रेखाखंड या दो वृत्त या दो समबाहु त्रिभुज सदैव क्या होते हैं, समरूप होते हैं। समरूप का मतलब सीधा समझ जाइए कि दो समान दिखने वाला चीज क्या है, समरूप है। दो समान दिखने वाली आकृतियां समरूप कहलाती है। दो समान दिखने वाली आकृतियां क्या कहलाती है, समरूप। जैसे आप एक 5 रुपए का सिक्का लीजिए और एक 10 रुपए का सिक्का, नोट नहीं सिक्का, तो दोनों गोल है, दोनों वृत्त के जैसा है, तो यह समरूप है। लेकिन सर्वांगसम नहीं, क्योंकि सर्वांगसम क्या होता है, सर्वांगसम का मतलब ऐसी आकृतियां जो एक के ऊपर अगर हम दूसरे को रखें तो दोनों एक दूसरे को क्या हो, ढक ले, तो उनको सर्वांगसम कहते हैं। लेकिन सर्वांगसम को हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे और 10th क्लास में त्रिभुज के समरूप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा इस चैप्टर में है मूल रूप से यही चीज है, समरूप आकृतियां। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा नोट में यहाँ पे लिखा गया है कि दो त्रिभुज, ठीक है, दो त्रिभुज समरूप कहे जाते हैं जब, ठीक है, यानी दो त्रिभुज समरूप कहे जाते हैं जब, यानी कब हम उनको क्या कह सकते हैं, समरूप कह सकते हैं, जब उनके संगत कोण समान हो और दूसरा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। यानी ये कि अगर दो त्रिभुज संगत समरूप तब होते हैं जब उनके संगत कोण समान हो और उनकी संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो, तब वो क्या कहलाती है, तब वो कहलाती है समरूप। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। यहां पर दिखाया गया है कि समरूप त्रिभुजों, ठीक है, ये जो हमारा है ये समरूप दो त्रिभुज बनाए गए हैं। यहाँ पर समरूप त्रिभुजों में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं, उसके बाद संगत भुजाएं, ठीक है, कहलाती हैं। यानी समरूप त्रिभुजों में जो समान कोणों की सम्मुख भुजाएं होती हैं, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं होती है, वो क्या कहलाती है, संगत भुजा कहलाती है। क्या कहलाती है, संगत भुजा। जैसे अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा कोण है, ठीक है, और ये जो हमारा कोण है, इसके सम्मुख कौन सा भुजा है, ये भुजा है, ठीक है, AC, और इस कोण के सम्मुख ये भुजा है DF। ठीक है, तो इसका ये कोण और ये कोण की जो सामने वाली भुजा है B कोण का और E कोण का, B का सम्मुख भुजा AC और E का सम्मुख भुजा DF, ये दोनों भुजा क्या कहलाएगी, संगत भुजा कहलाएगी। ठीक है, संगत भुजा। और समरूप आकृतियों में जो संगत भुजा होते हैं उनके अनुपात समान अनुपात होते हैं, यानी कि उनके अनुपात बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, समझ गए। अब चलिए आगे, और आगे हम लोग अब आ गए हैं कितने चैप्टर में, तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 7, जिसको हम क्या कहते हैं, इसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। क्या नाम है इस चैप्टर का, इस चैप्टर का नाम है हमारा निर्देशांक ज्यामिति। इस चैप्टर का क्या नाम है, निर्देशांक ज्यामिति।
ठीक है। तो देखिए इसमें आपको एक चीज़ समझना है, डायग्राम से आपको समझाया गया है बढ़िया से, ठीक है। तो आपको एक इस चीज़ को याद रखना है। क्या याद रखना है कि देखिए सबसे पहली बात क्या है कि हमारा निर्देशांक ज्यामिति में जो होता है, ये जो आकृति आपको यहाँ पर बनाकर बताए गए हैं, इन आकृतियों को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। इसमें क्या है, ये जो हम इस तरीके से ऊर्ध्वाधर रेखा एक खींचे, दैट मीन समझिए ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज क्या होता है, सीधा समझिए। जो एक सीधा रेखा होता है, ठीक है, वो ऊर्ध्वाधर होता है, और इस तरीके से जो एक रेखा खींची जाती है वो हमारा क्षैतिज रेखा होती है, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पे हम सब कुछ दर्शाए हैं कि इस वाले को क्या कहते हैं, प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। सॉरी एक मिनट, ठीक है। इस वाले को प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद कहते हैं, इस वाले को द्वितीय चतुर्थांश या द्वितीय पाद कहते हैं, इसको तृतीय चतुर्थांश या तृतीय पाद कहते हैं, और इसे हम कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश या चतुर्थ पाद। उसके साथ साथ एक चीज़ आपको समझना है कि ये जो है हमारा, ये जो क्षैतिज रेखा होती है, ठीक है, क्षैतिज रेखा दैट मीन्स ये जो हम ये एक्स वाला जो खींचे हुए रेखा है, ये जो है हमारा, इस रेखा को हम कहते हैं, ये जो हमारा रेखा है इस रेखा को हम कहेंगे एक्स अक्ष। क्या कहेंगे, एक्स अक्ष। उसके बाद और हम आगे बढ़ते हैं और उसके बाद हम देखेंगे ये वाला, ठीक है। ये जो है हमारा, ये ऊर्ध्वाधर रेखा एकदम सीधा, ये होता है हमारा वाई अक्ष। क्या होता है, वाई अक्ष, ठीक है। अब आपको ये समझना है कि प्रथम चतुर्थांश में, यानी इस चतुर्थांश में जो होता है हमारा, जो निर्देशांक बिंदु होते हैं वो प्लस में होते हैं, माइनस में होते हैं, वो किस में होते हैं, इस चीज़ को समझना है। तो आपको याद रखना है कि प्रथम चतुर्थांश में हमेशा भुज और कोटि, देखिए यहाँ पे भुज को भी समझना है, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु को भुज कहते हैं और वाई अक्ष पर किसी बिंदु को कोटि कहते हैं। यानी एक्स वाले को भुज और वाई अक्ष वाले को हम क्या कह सकते हैं, कोटि कह सकते हैं। तो इस आधार से आपको ये समझना है कि प्रथम चतुर्थांश में, ठीक है, प्रथम चतुर्थांश में जो क्या बोलते हैं हमारा निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं, दोनों प्लस में, यानी धनात्मक। भुज भी धनात्मक और कोटि भी धनात्मक, बात समझ रहे हैं। और द्वितीय चतुर्थांश में हमारा भुज होता है माइनस, ठीक है, और कोटि होता है प्लस, यानी कि माइनस प्लस। उसके बाद हमारा जो तृतीय चतुर्थांश होता है उसमें भुज भी माइनस होता है और कोटि भी माइनस, यानी एक्स अक्ष भी माइनस और वाई अक्ष के भी बिंदु क्या होते हैं, माइनस में होते हैं। और चतुर्थ चतुर्थांश में जो हमारा निर्देशांक बिंदु होते हैं वो भुज होते हैं हमारा प्लस, और जो हमारा कोटि होते हैं वो क्या होते हैं हमारा माइनस। यानी यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझना है, इसमें जो हमारा ये पहला वाला है ये भुज है और दूसरा वाला कोटि, यानी पहला x और दूसरा क्या है, y। इसमें भी पहला x अक्ष का बिंदु है और ये है y अक्ष का, ये x अक्ष का, ये y अक्ष का, ये x अक्ष का, ये y अक्ष का, ठीक है। तो इस आधार से आपको समझना चाहिए कि प्रथम चतुर्थांश में जो बिंदु होते हैं, निर्देशांक बिंदु, वो क्या चीज़ में होते हैं, तो वो होते हैं हमारे प्लस में, ठीक है। द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस में होते हैं, तृतीय चतुर्थांश में दोनों माइनस होते हैं, चतुर्थ चतुर्थांश में एक प्लस और एक माइनस होते हैं। और आपको समझ में आ ही गया कि पहला होता है भुज और दूसरा होता है कोटि, यानी पहला x के लिए और दूसरा y के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। इससे अब आपको समझना क्या है, तो इससे अब आपको समझना है इसके कुछ सूत्र, क्योंकि आगे जो है इस चैप्टर में आप लोगों को दो निर्देशांक बिंदु दिए जाते हैं जिसमें कि आपको उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी होती है। तो दो बिंदुओं की बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम जिस सूत्र का प्रयोग करते हैं, अर्थात दूरी सूत्र का जो प्रयोग करते हैं वो क्या है, तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है। इस सूत्र का प्रयोग करते हुए हम दो निर्देशांक बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करते हैं, ठीक है, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग
ठीक है। और अगला देखते हैं। तो यहाँ से अब आगे बढ़िए और हमारा 34 नंबर जो हमारा बन रहा है सूत्र, वो के सूत्र नहीं, बस एक बिंदु है यहाँ पर, और ये एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष तथा उदर्ग रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं, तो एक्स अक्ष कहते हैं, और उदर्ग रेखा को क्या कहते हैं, तो वाई अक्ष कहते हैं। क्षैतिज मतलब हो गया ये जो हम ऐसे खींचे, उदर्ग मतलब जो हम ऐसे खींचे, ठीक है। तो ये है हमारा क्षैतिज और उदर्ग रेखा। अब आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर है कि एक्स अक्ष, ठीक है, जो है हमारा एक्स अक्ष एवं वाई अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे मूल बिंदु कहते हैं। मतलब ये कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, मूल बिंदु कहते हैं। अब आप समझिएगा इसको, देखिए यहाँ पर जो है हमारा, ये है हमारा एक्स अक्ष और ये है हमारा वाई अक्ष। ये जो यहाँ पर जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है ये बीच में, ठीक है, जहाँ पे हम ये ब्लैक कलर का पॉइंट दिए हैं वो है हमारा क्या, मूल बिंदु। क्या है, मूल बिंदु। हम इस डायग्राम में आपको अच्छी तरीके से एरो का निशान दे के आपको दिखाया है कि ये मूल बिंदु, और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं इसके निर्देशांक 0,0 होते हैं, ठीक है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया, 0,0। अब आगे बढ़ते हैं और अगला है हमारा कि x अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक x,0 होता है और y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक 0,y होता है। आपसे ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है कि x अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो आपको बताना है x,0। और अगर आपसे पूछे कि y अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो 0,y। तो इस आधार से आप इसको भी आसान तरीके से समझ सकते हैं। बस आपको एक बार बस इस वीडियो को एकदम बढ़िया से देखना है आपको, बस, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं और अगला है हमारा कि मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी। अगर हमें मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है तो उसके लिए हम बस इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये जो सूत्र हमें दिख रहा है इस सूत्र का हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये √x² + y², ठीक है। चलिए, इसी चैप्टर में आपको क्या होते हैं कि कुछ निर्देशांक दिए जाते हैं त्रिभुज के शीर्षों का, और उससे आपको क्या निकालना होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो जब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो और आपको क्या दिया गया हो, चलिए आपको दिया गया हो क्या, तो आपको दिया गया हो शीर्षों के निर्देशांक। तो उस समय फॉर्मूला क्या होता है, उस समय फॉर्मूला होता है कि 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। देखिए ये थोड़ा बड़ा सूत्र लग रहा है, लेकिन हम इसको आसान तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो इसे समझिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको हम कैसे लिख सकते हैं। आप सबसे पहले एक चीज़ याद रखिए कि सबसे पहले आपको लिखना है 1/2, उसके बाद आपको बड़ी ब्रैकेट लगाना है और आपको हर जगह x1 उसके बाद x2 उसके बाद x3 लेना है, और ब्रैकेट के अंदर क्या लेना है, ब्रैकेट के अंदर y माइनस वाई, y माइनस वाई, y माइनस वाई। और आप याद रखिए कि पहले जगह में हमको लेना है 23, दूसरी जगह में 31, उसके बाद 12। इसका मतलब 23 का मतलब y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, और 12 का मतलब y1 माइनस y2। समझ गए इसको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी में आगे आएगा कि मध्य बिंदु
ज्ञात करें। तो मध्य बिंदु ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है हमारा x1 प्लस x2 बटे 2 और दूसरा बिंदु हमारा y का जो निर्देशांक है उसको ज्ञात करने के लिए y1 प्लस y2। तो इस तरीके से अगर बात करें मध्य बिंदु निकालने के जो हमारा सूत्र हो गया वो क्या हो गया हमारा, तो x के निर्देशांक के लिए x1 प्लस x2 बटे 2 और y के निर्देशांक के लिए y1 प्लस y2 बटे 2। तो इस आधार से हमारा मध्य बिंदु निकालने का ये सूत्र हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला है हमारा त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक। ये जब आगे आप पढ़िएगा शायद 7.3 या 7.4 में प्रश्न है ऐसा जिसमें आपको त्रिभुज का केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करना होगा। तो उसको कई तरीके से हम निकाल सकते हैं, लेकिन ये बहुत आसान तरीका है जिसमें आप सूत्र का प्रयोग करते हुए क्या ज्ञात कर सकते हैं, त्रिभुज के केंद्रक आराम से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो निर्देशांक दिए हुए हैं x1 x2 x3 जो दिए गए हैं उन निर्देशांकों को जोड़कर 2 से भाग कीजिएगा, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 2 ये जो हो गया हमारा, ये हो गया x यानी कि भुज का निर्देशांक। और कोटि के लिए आपको क्या करना होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 2, इसके लिए हो गया हमारा कोटि का निर्देशांक, जिससे आप हमें मतलब कि आप आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए ये समझ गए आप। अब आगे बढ़ते हैं। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा त्रिकोणमिति। आपको पता होगा इस पूरे के पूरे चैप्टर से लगभग 20 नंबर के प्रश्न आपके मैथ एग्जाम में पूछे जाते हैं और प्रायः सभी टीचर जो होते हैं अगर 10th क्लास का मैथ स्टार्ट करते हैं तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, है कि नहीं। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो हमारा ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है, VBI है ये चैप्टर, समझ रहे हैं कि नहीं। तो आपको इसको बहुत गौर से देखना है, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर है VBI और आपको सूत्र से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन मतलब कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो आपको बहुत गौर से देखना है। तो चलिए सबसे पहले देखिए त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ हम लिखे हैं त्रिकोणमिति का अर्थ है त्रिभुज के 3 कोनों की माप, माने त्रिभुज के तीनों कोनों का माप ही निकालना होता है हमें त्रिकोणमिति में। ठीक है, इसमें हम जो है समकोण त्रिभुज पे ही क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय लगता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय हमें बताता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है, माने कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब इसी से हम 2 फॉर्मूला और बना दिए, हालांकि आप एक याद रखिएगा तो सब बन जाएगा, है ना। अगर आपको लंब निकालना हो तो लंब यहाँ आ जाएगा, कर्ण वहाँ, कर्ण और आधार इधर आके माइनस हो जाएगा। अगर आपको आधार निकालना है तो कर्ण में से लंब निकाल लेना है। एक चीज और भी आपको याद रखना है कि हमेशा जो समकोण त्रिभुज होते हैं उसमें समकोण त्रिभुज में जो होते हैं सबसे जो बड़ी भुजा होती है वो कर्ण ही होती है। देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है, सीधी लाइन नहीं खींची जा रही है। ठीक है, एक मिनट रुकिए जरा सा, अगर हम इसी को ले लेते हैं, मान लीजिए कि ये एक हमारा ये इस तरह से है, ठीक है, और ये एक ऐसे है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा अगर इस तरीके से ये समकोण बना हुआ है और इसको हम ऐसे मिला दिए, ठीक है, तो ये जो हमारा ये जो भुजा है ये हमारा कर्ण होता है और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन होता है, कर्ण ही होता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब आइए समकोण त्रिभुज में ही त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, साइन, कॉस, टेन, उसके बाद आपका सेक, कॉसेक और कॉट। ठीक है, तो आप सीधा समझिए सबसे पहले यहाँ पर साइन, कॉस, टेन, ठीक है, इन चीज़ों को। तो यहाँ से आपको समझना है कि जो साइन होता है, ठीक है, साइन थीटा जो होता है उसका उल्टा होता है हमारा कॉसेक थीटा। ठीक है, उसके बाद कॉस थीटा जो होता है उसका उल्टा होता है सेक थीटा। ठीक है, और जो हमारा टेन थीटा होता है उसका उल्टा होता है कॉट थीटा। ठीक है, और एक चीज़ आपको याद रखना है कि हमारा जो साइन थीटा है उसका अनुपात होता है P/H।
ठीक है। साइन थीटा का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, P/H होता है। क्या होता है, P/H। रुकिए इसको एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा। तो देखिए साइन थीटा का जो अनुपात होता है वो होता है P/H, और हम अभी आपको बताएं कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, इसलिए कॉसेक का जो हमारा क्या बोलते हैं अनुपात होगा वो होगा H/P। उसके बाद कॉस थीटा बराबर होता है B/H, और कॉस का उल्टा सेक होता है तो ये हो गया H/B। उसके बाद टेन थीटा बराबर होता है P/B, ठीक है, और इसका उल्टा कॉट, तो कॉट हो गया हमारा B/P। ठीक है, समझ गए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर आगे देखते हैं। अब आइए, इसी चैप्टर से बहुत सारा अभी बनने वाला है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होता है, यानी कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। अब देखिए इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी हम आपको बताएं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H, ठीक है, और फिर बटे लगा दीजिए। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है H/B। तो जब आप इस भाग को गुना में बदलिएगा तो H नीचे आ जाएगा, तो H से H कट जाएगा, बचेगा हमारा P और B, और P/B जो होता है वो टेन थीटा का अनुपात होता है। तो इसलिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या कहलाता है, टेन थीटा कहलाता है, ठीक है। अब आगे बढ़े, अगर कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, क्योंकि अगर इसको पलटेंगे तो टेन का उल्टा कॉट होता है वो भी पलट जाएगा, और टेन थीटा बटे कॉट थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। टेन थीटा बटे कॉट थीटा क्या होगा, साइन थीटा, और कॉट थीटा बटे टेन थीटा क्या हो जाएगा हमारा, कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। बात समझ रहे हैं। आगे, अब आइए आगे, अगला है हमारा क्या कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। यानी कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा को अगर आप गुना करते हैं इनके अनुपात को तो आपको 1 प्राप्त होता है। यहाँ से फिर आप क्या कर सकते हैं, और भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। चूंकि ये गुना में है तो साइन को यहाँ छोड़ेंगे तो 1/कॉसेक थीटा हो जाएगा, कॉसेक को छोड़ेंगे तो 1/साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस बराबर 1/सेक थीटा, सेक बराबर 1/कॉस थीटा। समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। अगला है हमारा कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अगर आप टेन थीटा P/B और उसको गुना कीजिएगा कॉट थीटा B/P से, तो सब B से B कट जाएगा, P से P कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 1। और यहाँ से हम फिर टेन थीटा बराबर खाली निकाले तो क्या होगा, 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर निकाले तो हो जाएगा 1/टेन थीटा। अब ये वाला फॉर्मूला लिख लिए थे ऊपर, लेकिन फिर यहाँ से रिपीट हो गया, चलिए कोई बात नहीं। और एक चीज़ आपको याद रखना है, यहाँ पर क्या याद रखना है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। इसको अगर आप याद रखते हैं तो इससे भी 2 नंबर के प्रश्न में आपको जो है कुछ सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो ये आपको याद रखना है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक है, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। इतना हो गया हमारा ये। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे जब बढ़ेंगे तो फिर हम देखेंगे आगे, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ से ये कुछ सूत्र आता है जिसे हम जो है आसानी से देख लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये बहुत आसान है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1। अब इसी से हम लोग ये और भी 4 फॉर्मूला को बनाए हैं। देखिए अगर आप कॉस को छोड़िएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर स्क्वायर हटा दीजिएगा तो इसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा, ये वाला रूट चढ़ जाएगा, और फिर साइन को छोड़िएगा तो कॉस इधर आ जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर साइन का
का ये स्क्वायर को हटाइएगा तो ये वाला रूट इधर चढ़ जाएगा। ठीक है, समझ गए ये। चलिए आगे इसी तरीके से हमारा अगला है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा। फिर अगर हम tan को छोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, और अगर हम स्क्वायर हटा देंगे तो इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा हमारा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1। फिर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, और अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा बराबर खाली लिखे तो कॉस स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है हमारा, कॉसेक स्क्वायर -1, और अगर इसका स्क्वायर हटाएंगे यहाँ पे बाय मिस्टेक जो है आपका ये स्क्वायर आ गया है, तो इसको आपको खत्म कर देना है। कॉट थीटा बराबर होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 रूट अंडर में। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे है हमारा संख्यात्मक मान सारणी। देखिए इसके लिए हम आपको एक वीडियो बना देंगे, आपको ये मान सारणी जो है ना याद करने का कोई भी आवश्यकता नहीं है इस मान सारणी को, क्योंकि इस मान सारणी को बनाने का हम एक तरीका आपको बताने वाले हैं, जिसमें एक वीडियो आपको मिल जाएगा जल्द ही। ठीक है, जिसमें आप बहुत आसानी से आप तुरंत चुटकियों में मान सारणी को बना सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ ऐसी चीजें कभी कभी एग्जाम में पूछी जा सकती है। त्रिकोणमिति में पाई का जो मान होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, त्रिकोणमिति में पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री। जैसे कि हम लोग इससे पहले पढ़ रहे थे, जब क्षेत्रमिति में हम लोग पढ़ते थे तो उसमें पाई का मान 22 बटे क्या लिखते थे, 7। लेकिन यहाँ पे त्रिकोणमिति में पाई का मान जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, 180 हो जाएगा। इस आधार से अगर आपको पाई बटे 2 आए तो उसका मान क्या होगा, 90, क्योंकि पाई का मान 180, उसको आधा करेंगे तो 90 हो जाएगा। और पाई बटे अगर 3 आया तो उसको 3 से भाग करेंगे तो 60, पाई बटे 4 आया उसको 4 से भाग करेंगे तो 45, पाई बटे 6 आया तो उसको भाग करेंगे 30। तो ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि पाई बटे 2 बराबर क्या होगा। ठीक है, तो 90 होगा, आपको याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और अब आइए जो है हमारा वृत्त। चूंकि 9वां चैप्टर अगर आप देखिए तो 9वां चैप्टर में आपका हाइट एंड डिस्टेंस है, जिसमें कि आपको जो है संख्यात्मक मान सारणी का ही उपयोग करके आगे बनाना है। ठीक है, तो इस चैप्टर में कोई भी आपका जो है ये बनने वाला नहीं है ऑब्जेक्टिव, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए 10वां चैप्टर। 10वां चैप्टर है हमारा क्या, वृत्त, जिसको सर्कल कहते हैं। तो इसमें क्या है, वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ये पॉइंट है, कुछ कुछ आपको याद रखना है। उसके बाद वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, फिर से समझना है आपको, क्या समझना है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, उसके बाद अगला है हमारा कि वृत्त पर किसी एक बिंदु से एक और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जाती है। यानी किसी भी वृत्त पर हम एक बिंदु से एक और केवल एक, उससे ज्यादा नहीं स्पर्श रेखा खींच सकते है। अगला है हमारा वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से केवल 2 स्पर्श रेखा खींची जाती है या जा सकती है। ठीक है, वृत्त के किसी भी बाह्य बिंदु से हम केवल 2 स्पर्श रेखा ही खींच सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और 79 नंबर देखते हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आप इस पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे, वृत्त के किसी भीतरी बिंदु से कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। यानी वृत्त के हम किसी भी भीतरी बिंदु से कोई स्पर्श रेखा खींच ही नहीं सकते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और अगला है हमारा एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। यानी एक वृत्त की 2 ही समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा की उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। आपको याद रखना है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा की उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, तो स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। अब आइए आगे, वृत्त से संबंधित कुछ प्रश्नों को, कुछ सूत्रों को इसमें अब हम लिए हैं, जहां से आपको
आगे तो ऐसे आप त्रिज्यखंड पढ़िएगा, ठीक है, लघुखंड, वृत्तखंड, इसी सारी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो अब क्षेत्रमिति में ही घुस गए, समझिए। तो यहाँ से जो है अब हमारा वृत्त की त्रिज्या निकालने का जो सूत्र हो रहा है वो क्या हो रहा है, वृत्त की जो त्रिज्या है वो उसका मतलब होता है व्यास बटे 2। देखिए कोई भी वृत्त, अगर हम एक वृत्त यहाँ पर बनाते हैं और इस वृत्त में अगर मान लेते हैं ये हम ऐसे जो खींच रहे हैं ये, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ये जो है हमारा व्यास है, इसका आधा, ठीक है, अगर हम इसको ऐसे भी खींच दें तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये हमारा त्रिज्या कहलाता है, ठीक है। तो व्यास का आधा क्या कहलाता है, त्रिज्या। बात समझ रहे हैं ना, व्यास का आधा क्या कहलाता है, त्रिज्या, समझ गए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला है हमारा अर्धवृत्त का परिमाप। तो अर्धवृत्त का परिमाप होता है हमारा क्या, अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर, ठीक है। और वृत्त की परिधि बराबर क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर। और अर्धवृत्त का अगर हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बटे 2। और पूरे वृत्त का अगर हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। बात समझ गए। आगे बढ़ते हैं और अगला है हमारा वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। बात समझ गए। अब आइए 88 नंबर जो हमारा सूत्र है वो क्या है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। चूंकि सीधा समझिए, देखिए हम आपको क्या बता रहे हैं अभी जैसे कि हम एक वृत्त बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए ये मान लेते हैं हम एक वृत्त बनाए, ठीक है। और चतुर्थांश क्या होता है, सीधा एक चीज आपको समझना है कि चतुर्थांश जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। एक मिनट, देखिए ये जो 4 भाग बनाए अभी हम, इसी को हम क्या कहते हैं, चतुर्थांश। ये चतुर्थांश, ये भी चतुर्थांश, ये भी, ये चारों चतुर्थांश है। अब देखिए ये जो पूरा एरिया है हमारा, ठीक है, ये जो हमारा पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया जो है हमारा, ये पूरा एरिया क्षेत्रफल है वृत्त का। अब इसका हम 4 भाग कर दिए तो यही हो गया चतुर्थांश। क्या हो गया, चतुर्थांश। क्या हो गया, चतुर्थांश। तो अगर हम क्षेत्रफल को 4 से भाग कर दें, सीधी सी बात, तो हम 1/4 का क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है, समझ गए। तो इस आधार से यहाँ पे वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 गुणा पाई आर स्क्वायर, 1/4 गुणा पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलिए और आगे हम देखने वाले हैं क्या, तो आगे है वृत्त के त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई। यानी त्रिज्यखंड का जो संगत चाप होता है उसकी लंबाई अगर हम ज्ञात कर रहे हैं तो उसका सूत्र होता है थीटा बटे 360 डिग्री गुणा 2 पाई आर, ठीक है। अब अगला है हमारा वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। अब आगे बढ़िए और फिर हम अगला देखते हैं। अगला है हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए दीर्घ त्रिज्यखंड और वृत्तखंड क्या होता है, इसके लिए जब हम इस चैप्टर को पढ़ाएंगे तब आप लोग देखिएगा और समझ जाएगा। अभी फिलहाल फॉर्मूला को समझिए, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ऐसे भी 1 घंटा से ज़्यादा का ये वीडियो हो चुका है, ठीक है। तो चलिए अब जो है हमारा ये है वृत्त का क्षेत्र, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हो गया। अब हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 360 डिग्री माइनस थीटा बटे 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर, ये होता है हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या होता है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। उसके बाद अब आइए यहाँ कुछ ऐसे सूत्र लिए गए हैं, मेन सूत्र। वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुणा भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई जो चौड़ाई, आयत का विकर्ण √L² प्लस B²। ये सब तो आप लोग बहुत बचपन से पढ़ते आए होंगे, ठीक है। तो इन सब को समझाने का कोई जरूरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अब आइए, उधर भी क्षेत्रमिति से ही सवाल थे, अभी भी यही है। अब हम लोग आयतन में आ जाएंगे, एरियाज एंड वॉल्यूम
यानी कि इसमें हम आयतन भी देखेंगे और क्षेत्रफल भी देखेंगे। तो सबसे पहला है हमारा घन का आयतन। घन का आयतन होता है क्या? भुजा क्यूब। दूसरा है घन का विकर्ण, होता है √3 गुना भुजा। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर। घन का आयतन L गुना B गुना H। घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अगर हम घनाभ का विकर्ण निकालना चाहें तो √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। और बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर H। और बेलन का अगर हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो इसका सूत्र होता है 2 पाई r इंटू r प्लस H। अगर हम बेलन का वक्रपृष्ठ निकाल रहे हैं तो इसका सूत्र होता है 2 पाई r H। ठीक है, ये हो गया। अब आगे चलिए, अब बेलन के बाद अगर हम आए तो आता है शंकु। तो शंकु का आयतन होता है 1/√3 पाई r स्क्वायर H। ठीक है, और उसके बाद शंकु का कुल पृष्ठ का बात करें तो ये होता है पाई r इंटू L प्लस R। शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई r L। शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है, यानी शंकु की तिर्यक ऊंचाई को L बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे L बराबर फॉर्मूला होता है कितना, तो क्या होता है L बराबर फॉर्मूला? तो L बराबर फॉर्मूला होगा हमारा क्या, √H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, चलिए समझ गए इसको, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा शंकु के छिन्नक का आयतन। तो शंकु के छिन्नक का आयतन जो होता है वो होता है 1/3 पाई h इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ठीक है, यहाँ पर बड़ी R और छोटी R भी लिख सकते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर हम यहाँ पे लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं। छिन्नक का अगर वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं तो पाई L इंटू R1 प्लस R2 होता है, जहां L बराबर होता है √H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2। ये बड़ी R है हमारा और ये हमारा छोटी R है। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला देखते हैं। अगला है हमारा छिन्नक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। छिन्नक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई L इंटू R1 प्लस R2 प्लस पाई इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। ठीक है, समझ गए इसको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला है हमारा गोले का आयतन। ठीक है, अब हम छिन्नक के बाद आ गए गोले में। तो गोले का आयतन जो होता है वो होता है हमारा 4/3 पाई r क्यूब। गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई r स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3 पाई r स्क्वायर। और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई 1/2 इंटू B इंटू H भी लिख सकते हैं इसको। B4 हो गया यहाँ पे बेस और H4 हाइट यानी कि ऊंचाई। ठीक है, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं और अगला है हमारा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का जो हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 3 पाई r स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम निकालें यानी कि हीरोन का सूत्र, तो यहाँ पे होता है √S इंटू S माइनस A S माइनस B इंटू S माइनस C। और जहाँ पे S बराबर अर्ध परिमाप कह सकते हैं इसको, A प्लस B प्लस C/2। अगला है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर यानी A स्क्वायर। चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है भुजा/4 गुना √4B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ठीक है, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और हम अब आते हैं 14वां चैप्टर जो कि हमारा है सांख्यिकी। ठीक है, इसमें देखते हैं कुछ। तो यहाँ पे अगर हम माध्य अगर निकालना चाहें तो माध्य निकालने का सूत्र होता है हमारा सिग्मा fx/n। ठीक है, या सिग्मा f भी बोल सकते हैं। उसके बाद अगर हम बहुलक निकालते हैं तो बहुलक निकालने का ये सूत्र होता है L प्लस f1 प्लस f0/2 f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। ठीक है, समझ रहे हैं ये। अब देखिए यहाँ पर आपको समझना है, जहाँ L क्या है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, H वर्गंतराल, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, और जो हमारा F2 होता है वो होता है बहुलक वर्ग के बाद की वर्ग की बारंबारता, और F0 होता है बहुलक वर्ग के पहले वर्ग की बारंबारता। ठीक है, अब चलते हैं आगे और अगला है हमारा क्या, तो अगला है हमारा माध्यक। तो माध्यक बराबर फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू I। ठीक है, उसके बाद बहुलक और माध्यक, बहुलक जो होता है उसमें बहुलक बराबर यानी कि बहुलक का संबंध माध्यक और माध्य से क्या है, अगर आपको ये पूछा जाए तो बहुलक का संबंध माध्यक और माध्य के बीच में जो होता है वो क्या होता है, तो बहुलक बराबर
3 इंटू माध्यक माइनस 2 माध्य, ठीक है, ऐसा आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आइए आखिरी चैप्टर में। आखिरी चैप्टर है हमारा क्या, प्रायिकता। ठीक है, तो ये जो हमारा आखिरी चैप्टर है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इससे हम कुछ देख लेते हैं। इसमें कुछ खास सूत्र तो होता नहीं है। इसमें हम लिए हैं कि निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, और पीई और पीई नहीं, ठीक है, ये होता है पीई प्लस पीई नहीं, ठीक है, बराबर कितना होता है 1, अर्थात पीई प्लस पीई बार बराबर क्या हो गया 1। प्रायिकता का सूत्र अगर हम निकालते हैं, ठीक है, तो अभिप्रयोगों की संख्या बटे कुल अभिप्रयोगों की संख्या, यानी कि जितना हम प्रयोग कर रहे हैं उनकी संख्या और प्रयोग में जितना भी अभिप्रयोग है उनकी संख्या को अगर हम भाग लगाए तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, प्रायिकता निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं नंबर ऑफ ई और बटे नंबर ऑफ एस। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है हमारा प्रायिकता का मान कभी भी 0 से छोटा नहीं होता, इस चीज़ को याद रखिएगा, और 1 से बड़ा भी नहीं होता है। प्रायिकता का मान कभी भी 0 से छोटा या 1 से बड़ा नहीं होता है। ठीक है, अब कुछ अदर हम ले लिए हैं फॉर्मूलाज को, जिसको आपको देखना है। ठीक है, बस एक नज़र आप देख लीजिए इसको। ठीक है, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, एक बार प्लस लिख दीजिए, एक बार माइनस, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। और a क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर होता है a प्लस बी इंटू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और फिर इधर आते हैं, घात घातांक से कुछ ऐसे फॉर्मूलाज लिए गए हैं। अगर a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n हो तो a टू दी पावर m प्लस n। सीधा समझिए कि जो हमारा गुणा होता है, गुणा में पावर जुड़ जाता है। जो हमारा अगर बेस समान है तो जुटेगा, अगर बेस समान नहीं है तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए जो होगा हमारा बेस को गुणा कर दीजिए और पावर कॉमन ले लीजिए। ठीक है, भाग में पावर क्या होता है हमारा घट जाता है, यानी कि a टू दी पावर m भागा a टू दी पावर n बराबर होगा a टू दी पावर m माइनस n। और गुणा पावर गुणा हो जाता है। और यदि अगर किसी संख्या के ऊपर पावर 0 हो तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। इस आधार से गणित के जितने भी फॉर्मूलाज बनने चाहिए वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इस वीडियो में लिया गया है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और ये सारे फॉर्मूलाज को याद कीजिए। यह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको देखिए, याद कीजिए और हमारे साथ चैनल में बने रहिए। और आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियोस को देखते तो ज़रूर हैं, लेकिन हमारे वीडियो को आप लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ जल्दी से हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।